नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो वीकली राउंड अप कमोडिटी स्पेशल में आपका स्वागत है। इस खास शो में हम बताएंगे आपको कि यह हफ्ता कमोडिटी मार्केट के लिए कैसा रहा और अगला हफ्ता बाजार के लिए कैसा रहने वाला है और कहां पर आपको कमाई के मौके मिलने वाले हैं। तो आज हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में 3 खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ हैं रविंद्र वीराव, कोटक सिक्योरिटीज के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ मनोज जैन हैं पृथ्वी फिनमार्ट के, और साथ ही कुणाल शाह हैं निर्मल बैंक के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गोल्ड की ही, क्योंकि गोल्ड का मार्केट काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल है और गोल्ड पर लोगों की नज़रें भी हैं, ना सिर्फ ट्रेडर की बल्कि कंज्यूमर की भी, इन्वेस्टर की नज़र तो है ही कि आखिर गोल्ड का मार्केट आगे जाएगा कहां। और इस हफ्ते अगर गोल्ड मार्केट की चाल को देखें तो 50,800 का लो लगाया गोल्ड ने इस हफ्ते और ऊपर में 52,250। तो एक लंबा रेंज रहा गोल्ड का और कुल मिलाकर 2% तक दाम गिरे हैं इस हफ्ते गोल्ड के। और निचले स्तर पर बाइंग आती है और हायर लेवल पे सेलिंग आ जाती है। तो मार्केट में थोड़ा सा कंफ्यूजन के हालात बने हैं कि आगे मार्केट की रफ्तार होगी क्या। तो मेरा सबसे पहला सवाल रविंद्र जी आपसे ही होगा कि ये हफ्ता काफी वोलेटाइल रहा, नेक्स्ट वीक के लिए गोल्ड का आउटलुक आपका क्या है? गुड इवनिंग मृत्युंजय। आई थिंक वोलेटिलिटी कंटिन्यू रहेगी मृत्युंजय, लेकिन कल के जो जैक्सन होल सिंपोजियम में फेड चेयरमैन का जो स्पीच था वो जैसे मार्केट एक्सपेक्टेशन कर रहा था वैसे ही निकल के आया। लाइक मार्केट वाज एक्सपेक्टिंग कि इंटरेस्ट रेट जो है वो इन्फ्लेशन से लिंक किया जाएगा, और फेड ने ये बताया है कि दे आर कंफर्टेबल विद 2% और इवन मोर देन 2% इन्फ्लेशन, और ये कहीं ना कहीं गोल्ड के लिए बहुत पॉजिटिव है। हालांकि कल के सेशन के बाद हमने एक प्रॉफिट बुकिंग भी देखी थी, क्योंकि ये ऑलरेडी मार्केट में डिस्काउंटेड था और एक नी जर्क रिएक्शन के बाद गोल्ड में हमने एक फॉल देखा। बट अभी अगर देखें कल के सेशन के बाद गोल्ड स्लोली एंड स्टेडीली अगेन इट इज मूविंग हायर। और जैसे आपने एकदम राइटली बताया कि गोल्ड एक ब्रॉड रेंज में है, और इंटरनेशनल मार्केट देखें तो 1970 ऑन द अपसाइड और डाउनसाइड में 1910 के नीचे मार्केट सस्टेन नहीं कर रहा है। 2-3 बार वहां पे जाके आया बट उसके नीचे सस्टेन नहीं कर रहा है। सो मेरे हिसाब से ये ब्रॉड रेंज कंटिन्यू रहेगा, लेकिन जैसे ही 1970-1975 के ऊपर सस्टेन कर गया मार्केट, तो आई थिंक फिर से हम 2000 के ऊपर के लेवल्स देख सकते हैं। 2016 से लेके 2030 तक का लेवल मैं इमीडिएटली एक्सपेक्ट कर रहा हूं, अगर 1970 के ऊपर से क्लोजिंग आ जाता है तो। सो बायस जो है वो अभी भी पॉजिटिव है, अदर फंडामेंटल जो है वो अभी भी इंटैक्ट है। और अगर कोई भी डिप आता है, आई थिंक नीचे में बाइंग री एमर्ज हो रही है। सो मैं अभी भी गोल्ड में एक बाइंग व्यू ही लेके चलूंगा। अगर डिप आता है फिर से टुवर्ड्स 50,800 के आसपास, तो आई थिंक पोजिशनली बाइंग करना चाहिए। फिर से हम 52,200 का लेवल देख सकते हैं, और अगर उसके ऊपर सस्टेन कर गया तो 53,000 तक भी आ सकता है, और स्टॉप लॉस जो है वो अराउंड 50,300 का मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि गोल्ड में अभी भी लोअर लेवल पर बाइंग करके चलना ही ठीक रहेगा। कुणाल जी, आपका क्या व्यू है? क्या आपको लगता है कि एक पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से गोल्ड में बाइंग ही करनी चाहिए, और अगर हाँ तो आपका बाइंग का लेवल क्या होगा, स्टॉप लॉस कहाँ लगाया जाए, टारगेट क्या रखा जाए? जी, अगर आप गोल्ड को देखेंगे तो जैसे इन्फ्लेशन टारगेट करने के बाद भी गोल्ड में जो स्ट्रेंथ आनी चाहिए वो गोल्ड में स्ट्रेंथ आई नहीं है। सो मुझे बहुत ज़्यादा अपसाइड नज़र नहीं आ रही है। गोल्ड इज़ अ सेल ऑन राइज मार्केट। सो अगर ट्रेडिंग के लिहाज से आप देखेंगे तो मुझे मैक्सिमम 51,500 टू 700 उसके ऊपर गोल्ड नज़र नहीं आ रहा है। सो आप ये लेवल्स तक लॉन्ग करना है तो कर सकते हैं, बट ओवरऑल जो मेरा व्यू है कि इवन इफ डॉलर इंडेक्स कमज़ोर हो रहा है, इवन इफ जो दूसरे फैक्टर्स है गोल्ड के लिए वो सभी इंडिकेट कर रहे हैं कि वो बढ़ने चाहिए, बट नियर टर्म में 2 रीज़न से तेज़ी नहीं हो पाएगी। जो गोल्ड में स्पेक्युलेटिव बाइंग थी, जो ETF में बाइंग थी, वो म्यूटेड है। सेंट्रल बैंक गोल्ड बाई नहीं कर रही है अभी फ़िलहाल, और रिटेल और ज्वेलरी डिमांड बहुत कम है। सो गोल्ड में मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ से कोई बड़ा एक्शन दिखने वाला है। मैक्सिमम 51,700 उसके ऊपर जाता हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा है गोल्ड। सो अगर आपको लॉन्ग करना है तो मैक्सिमम 51,700 तक आप रह सकते हैं, पर इफ़ यू आस्क मी नियर टर्म में पहले गोल्ड 50,000
और 50,000 49,500 यहाँ पे अगर आपको गोल्ड मिलता है तो धीरे धीरे अक्यूमुलेशन चालू करना चाहिए। अभी भी मैं देख रहा हूँ कि इसमें हायर लेवल्स पे कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूशन ही हो रहा है। एक ही असेट गोल्ड ऐसा है जिसमें हमने ये साल 30% 35% रिटर्न आते हुए देखे हैं। तो इन्वेस्टर्स हर राइस पे प्रॉफिट बुक करेंगे, कोई ज़्यादा तेज़ी इसमें होने का नियर टर्म में चांस नहीं है। 1.5-2 साल का व्यू तेज़ी का है, पर नियर टर्म में कोई ज़्यादा तेज़ी नहीं नज़र आ रही है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म का व्यू तेजी का है, लेकिन शॉर्ट टर्म में तेजी की उम्मीद नहीं है, क्योंकि आपको लगता है कि हर तेजी पर एक मुनाफा वसूली आएगी। ठीक है मनोज जी, आप क्या सुझाव देना चाहेंगे, खास करके जो पोजिशनल ट्रेडर हैं, जो 5-7 दिन 10 दिन के लिए ट्रेड करना चाहते हैं, उनको गोल्ड में इस वक्त क्या करना चाहिए? नमस्कार मृत्युंजय, बिल्कुल। जहां तक नेक्स्ट वीक के ट्रेड पर्सपेक्टिव की अगर बात करें तो मेरा मानना है कि जो फेडरल रिजर्व के जो कमेंट्स आए हैं चेयरमैन के, उसके बाद कहीं ना कहीं अगर इन्फ्लेशन जो टारगेट है वो 2% के ऊपर जो फेड ने रखने की बात कही है, तो वहां डॉलर इंडेक्स में प्रेशर जो है बनता हुआ दिख रहा है एक बार, और वो कहीं ना कहीं बुलियंस के लिए पॉजिटिव होता हुआ दिखेगा। मेरा मानना है कि जिस तरह से अभी भी जो अनएम्प्लॉयमेंट जो नंबर्स है यूएस के वो काफी हायर लेवल पे है, तो कहीं ना कहीं वो भी जो है सेफ हेवन असेट्स की जो अपील है वो बरकरार रखेंगे। तो यहाँ अगर डिप मिलता है टुवर्ड्स 50,800 भारतीय बाजारों में, तो फिर एक बार अपॉर्चुनिटी होगी लॉन्ग करने की। अभी भी हमने देखा है कि निचले स्तरों पर कीमतें जो है वो सस्टेन होती हुई दिख रही है। हालांकि वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन 50,800 के स्तरों के आसपास अगर भाव मिलते हैं तो एक बार शॉर्ट के बजाय लॉन्ग करना चाहिए। कहीं ना कहीं 52,000 से 52,500 तक के स्तर फिर एक बार देखने को मिल सकते हैं। तो मेरा यही रहेगा सलाह कि अगर यहाँ डिप मिलता है तो खरीदारी की रणनीति करनी। ठीक है, 2 लोग कह रहे हैं कि खरीदारी की रणनीति, कुणाल को बहुत तेजी नहीं लग रही है। हालांकि वो भी ये कह रहे हैं कि छोटे टारगेट के लिए 51, 700, 800 के लिए आप खरीद सकते हैं, कोई बड़ी तेजी नहीं आएगी। तो एक राय तो है कि आप खरीद तो सकते हैं, टारगेट को लेकर अलग अलग राय जरूर है। कुछ लोग 52,000 से ऊपर का टारगेट दे रहे हैं, कुछ 52,000 से कम का। तो आप सावधानी रखें, अगर आपको ट्रेड करना ही है तो आप खरीदें जो लेवल आपको बताया गया है 51,200-300 500 के आसपास, लेकिन एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आप ट्रेड करें। और अगर आप बहुत एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो थोड़ा 52,000 से ऊपर या 53,000 तक के टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप छोटा मुनाफा लेकर निकलना चाहते हैं तो 52,000 के आसपास भी आप छोटा मुनाफा लेकर निकल सकते हैं। ये गोल्ड पर एक मुकम्मल राय अगले हफ्ते के लिए निकल कर आ रही है। अब हम बात करते हैं चांदी की, सिल्वर की। चांदी का मार्केट तो बहुत ज्यादा वोलेटाइल रहा है, और अब आप देखिए कि इस हफ्ते चांदी के दाम कुल मिलाकर 3% गिरे हैं, लेकिन रेंज 64,000 से 67,500, मतलब करीब करीब 3,500 रुपए का रेंज रहा है चांदी का इस हफ्ते में। और बहुत ज्यादा हमने उतार चढ़ाव उठापटक इसमें देखा है। तो चांदी को लेकर के रविंद्र जी, आपका ताजा आउटलुक अगले हफ्ते के लिए क्या है? वेल मृत्युंजय, आई थिंक गोल्ड सिल्वर में एक और मेजर फैक्टर जो इंडियन मार्केट्स में है वो रुपी का भी है, क्योंकि हमने रुपी में एक बहुत ही स्ट्रांग अप्रिसिएशन का मोड देखा है। उस वजह से जो इंडियन प्राइसेस है, इंडियन प्राइसेस में हमने एक दबाव देखा है, बट इंटरनेशनल प्राइसेस देखे हैं तो गोल्ड में अभी भी गोल्ड अराउंड $1960 के आसपास है, और मेनली सिल्वर स्टिल इज अराउंड $27.50। ये मैं स्पॉट की बात कर रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से सिल्वर में भी हम नीचे के लेवल पे बाइंग देख रहे हैं। सिल्वर में 26.20 डॉलर का जो ब्रेकआउट था, वो ब्रेकआउट अभी भी वो जो सपोर्ट है वो अभी भी होल्ड है, और वहां से मार्केट पलट रहा है। मेरे हिसाब से $28 बहुत क्रूशल होगा सिल्वर में, जो मुझे लगता है कि शायद ब्रीच भी कर दे नेक्स्ट वीक में। और नेक्स्ट वीक में हम सिल्वर का जो प्राइसेस है वो इवन $30 तक जाते हुए भी देख सकते हैं। MCX में जैसे मैंने आपको बताया कि रुपी में एक अप्रिसिएशन का मोड है, उसके चलते हो सकता है कि उतना अपसाइड नहीं आएगा जितना इंटरनेशनल मार्केट में आएगा। बट स्टिल आई थिंक फिर से एक बार 71,000 से 72,000 के लेवल सिल्वर में वेरी मच पॉसिबल है। सो आई थिंक डिप अगर 68,000 के आसपास अगर डिप मिलता है तो 66,800 के आसपास स्टॉप लॉस मेंटेन करके एक बार ही लॉन्ग कर सकते हैं, और 71 से 72,000 तक के टारगेट फिर से हम इसमें देख सकते हैं।
अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि एक 71 से ऊपर का टारगेट चांदी में एक बार दिख सकता है और यहाँ पर खरीदने की राय आपकी तरफ से है। कुणाल जी, आप भी एग्री करते हैं? आपको लगता है कि एक बार चांदी फिर से 70,000 के ऊपर जा सकती है और उसको ध्यान में रखते हुए चांदी में बाइंग करनी चाहिए? क्या सुझाव होगा आपका? जी, मेरा भी व्यू ओपिनियन ऐसा है कि जैसे मैंने गोल्ड के लिए कहा, सिल्वर में भी मेरा व्यू सिमिलर है। 69,500 टू मैक्सिमम 69,800, टच एंड गो 70,000 जा सकता है। पर ये सब जो लेवल्स आपको दिखते हैं, इसमें आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये 74-75,000 हो जाएगी, वो अभी नहीं होने वाली है। वो लॉन्ग टर्म में इसमें भी ऐसा ही है, लॉन्ग टर्म में होना होगा तो होगा। जो हिसाब से डॉलर इंडेक्स क्रैश हुआ है, डॉलर इंडेक्स कल शाम को 93.30 का रेट था, अभी फिलहाल 92.30 का रेट है। गोल्ड सिल्वर दोनों 3-4% ऊपर होने चाहिए थे कॉमिक्स पे। सो बेसिकली दिस इज शोइंग अ ट्रेमेंडस वीकनेस। डोंट आप छोटा मोटा प्रॉफिट के कमाने के हिसाब से ले सकते हैं, पर पोजिशनल लेने के लिए मैं अभी भी आई विल रिकमेंड नॉट टू डू इट, नॉट टू इंडल्ज इन पोजिशनल बाइंग। हाँ, ठीक बात है। आप करें छोटी मोटी ट्रेडिंग आप करें, लेकिन कोई बड़ी तेजी नहीं है। 70,000 के आसपास का लेवल आपको एक बार दिख भी जाएगा, लेकिन आप उस लेवल पे जब मार्केट चला जाए तो फिर आप ये ना सोचें कि ये 75,000 चला जाएगा या 80,000 रुपये चला जाएगा भाव। आपको वहां पर निकल जाना है। कुल मिलाकर कहना ये चाह रहे हैं कुणाल जी कि बड़ी तेजी की उम्मीद में फिलहाल ना रहें चांदी में भी। मनोज जी, आप एग्री करते हैं और आपको भी लगता है कि 65,000 66,000 के भाव पर 70,000 तक के टारगेट के लिए अगले हफ्ते के लिए खरीदारी ठीक है? जैसा कि कुणाल ने बताया कि अभी बिल्कुल जिस तरह से वोलेटिलिटी बनी हुई है, तो ये ट्रेडिंग मार्केट है, तो ऊपरी स्तरों पर जहां भी आपको भाव मिलते हैं तो वहां मुनाफा वसूली करके चलना चाहिए, क्योंकि बार बार जो है कीमतें ऊपरी स्तरों से भी फिर एक बार जो है नीचे की तरफ के रुख दिखा रही है। हालांकि बेस मेटल्स में जिस तरह से मजबूती बनी हुई है और जो सप्लाई के कंसर्न्स माइनिंग को लेकर के अभी भी बने हुए हैं, तो उसके चलते यहाँ निचले स्तरों पर सपोर्ट जो है बने हुए हैं और बेस मेटल का जो फैक्टर है वो भी कहीं ना कहीं चांदी के लिए काम करता हुआ दिख रहा है। तो उस लिहाज से मेरा मानना है कि एमसीएक्स दिसंबर वायदा में अगर 67,800 तक के आसपास के स्तर मिलते हैं तो वहां लॉन्ग कर सकते हैं। 66,500 का एक स्टॉप लॉस लगाए 70,000 तक के लक्ष्य यहाँ रख सकते हैं, लेकिन ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली की रणनीति बिल्कुल रखना चाहिए, जैसा कि कुणाल भी बता रहे थे, क्योंकि अभी जो लंबी तेजी जो है वो बनती हुई नहीं दिख रही है और एक ट्रेडिंग के दायरे में ही जो है मार्केट जो है चलता रहेगा। तो ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली की रणनीति बराबर करके यहाँ चले। ठीक है, तो मतलब तीनों जानकार हमारे यही कह रहे हैं कि एक छोटे टारगेट के लिए और एक फिक्स टारगेट के लिए आप चांदी में बाइंग कर सकते हैं अगले हफ्ते के लिए, लेकिन ये बात बिल्कुल आप ध्यान में रखें कि आपको बड़ी तेजी का इंतजार अभी नहीं करना है। तस्वीर थोड़ी और साफ होने दें, ट्रेडिंग करें, 3-4 हजार रुपए ऊपर का भाव मिल जाए, 5,000 रुपए ऊपर का भाव मिल जाए तो आप एक बार निकल जाएं, होल्ड ना करें। कुल मिलाकर ये राय निकल कर आ रही है। हमारी खास चर्चा जारी है। हम आपको बता रहे हैं कि यह हफ्ता कमोडिटी मार्केट के लिए कैसा रहा और अगला हफ्ता कैसा रहने वाला है। हमारे साथ तीनों खास मेहमान बने हुए हैं। अब हम बात करते हैं एग्री मार्केट की। एग्री मार्केट में इस हफ्ते अच्छा खासा एक्शन दिखा है कई कमोडिटीज में, और उनमें से चना भी एक है। चने में हमने जबरदस्त तेजी का माहौल बनता हुआ देखा। हफ्ते भर में 6% तक चने के दाम बढ़ गए और महीने भर में 13.5% तक की तेजी चने की कीमतों में आ गई है। वजह यह है कि डिमांड बढ़ने की बात हो रही है फेस्टिव सीजन में और सप्लाई भी कम है। नेफेड के पास ही बड़ा स्टॉक है, तो नेफेड के ऊपर मार्केट की चाल डिपेंड कर रही है। क्या लगता है आपको मनोज जी, अभी और तेजी बाकी है या तेजी पूरी हो चुकी है चने में? इमीडिएट गेन्स अब यहाँ थोड़े रुकते हुए दिखेंगे मृत्युंजय, क्योंकि एक काफी अच्छी रैली जो है हमने पिछले दिनों में देखी है, तो ऊपरी स्तरों पर थोड़ी मुनाफा वसूली देखने को मिलेगी सप्ताह की शुरुआत में, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड जो है वो अभी भी पॉजिटिव है। तो फ्रेश बाइंग के लिए थोड़ा सा करेक्शन का वेट करना चाहिए। अक्टूबर वायदा की अगर बात करें तो मेरा मानना है कि 4,600 से 640 के दायरे में यहाँ अच्छे सपोर्ट जो है फिर एक बार देखने को मिलेंगे। तो थोड़ा सा डिप मिलता है तो वहां खरीदारी करना चाहिए। नेक्स्ट वीक में कीमतें मेरा मानना है कि एक बार फिर जो है 4,800 से 850 तक के स्तर यहाँ दिखा सकती है। आने वाला जो सीजन है फेस्टिव डिमांड यहाँ अच्छी बनी रह सकती है और जो इंपोर्ट्स है वहां पे कम होते हुए दिखे हैं। जहां तक नेफेड के स्टॉक की बात है तो जो गवर्नमेंट की तरफ से जो फ्री डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था पल्सेस का, तो उसमें काफी सारे स्टॉक जो है वो खपते हुए दिखे हैं और आगे जो फेस्टिव जो है सीजन में डिमांड बनी रहेगी तो कीमतों को यहाँ सपोर्ट मिलता हुआ दिखेगा।
मेरा मानना है कि ओवरऑल ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, थोड़ा डीप मिलता है तो फिर यहाँ खरीदारी की रणनीति की जा सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं ग्वार की। और ग्वार की कीमतों में भी बहुत ज़्यादा तेज़ी आई है पिछले कुछ महीनों में। 3 महीने में ग्वारगम के दाम 24% तक बढ़े हैं और ग्वार सीड के दाम 18% तक बढ़े हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो ग्वार उत्पादक एरियाज़ हैं, इलाका है, वहाँ पर बारिश कम है और फसल जो पहले बुआई हो चुकी है उसको नुकसान हुआ है। ये बात वहाँ के वैज्ञानिक भी कह रहे हैं। तो ऐसे में रविंद्र जी, क्या लगता है अभी आपको, ग्वार में अभी और तेज़ी बाकी है या तेज़ी पूरी हो चुकी है? जी नहीं, मेरे हिसाब से मृत्युंजय अभी भी एक पॉजिटिव मूव कंटिन्यू रह सकता है। जस्ट एक ब्रेकआउट आया है और जो रीजंस है, जैसे कि लोअर एकरेज की जो बात कर रहे हैं राजस्थान और हरियाणा में, और प्लस जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो सस्टेन कर रहे हैं ऊपर के लेवल पे, तो आई थिंक गुआरगम को लेके एक्सपोर्ट्स की काफ़ी अच्छी होप्स है और उस वजह से हम एक अपमूव देख रहे हैं। मुझे लगता है कि गुआर सीड में हम आने वाले सेशन में 4300 से 4400 तक के लेवल भी देख सकते हैं। तो आई थिंक गुआर सीड में भी अगर से यहाँ से 50-60 रुपए का भी अगर फॉल आता है टुवर्ड्स 4080, तो 100 रुपीज़ का स्टॉप लॉस मेंटेन करके एक बार बाई किया जा सकता है। अपसाइड टारगेट इनिशियल 4300 का होगा और उसके बाद 4400 तक भी मार्केट टेस्ट कर सकता है। ये जो आपका 4300 और 4400 का टारगेट है ग्वार में, ये सितंबर कॉन्ट्रैक्ट के लिए है? जी हाँ मृत्युन, जो करंट एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट है सितंबर। ओके, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि सितंबर का जो वायदा है वो 4400 रुपए तक भी जा सकता है, तो यहाँ पर डीप पर बाइंग करने की सलाह आपने दी है। मनोज जी, आप भी एग्री करते हैं? आपको भी लगता है कि ग्वार अभी भी खरीदना ठीक रहेगा? बिल्कुल, मोमेंटम पॉजिटिव बना हुआ है और हमने देखा है कि कीमतें 4000 से 4200 के रेंजेस में कंसोलिडेट करती हुई दिख रही है। और जिस तरह से कच्चे तेल की कीमतें जो ऊपरी स्तरों पर सस्टेन हो रही है, तो उसका सपोर्ट बिल्कुल यहाँ मिलता हुआ दिख रहा है। हमने देखा है कि यूएस में भी ऑयल रिग्स के जो काउंट्स हैं वहां फिर एक बार बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो आने वाले समय में यहाँ गम का जो डिमांड है वो भी सुधर सकता है। मोमेंटम पॉजिटिव रहेगा। अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट में अगर 4120 के स्तर मिलते हैं तो खरीदारी करें। 4040 का एक स्टॉप लॉस लगाएं, लक्ष्य होगा 4280 का। ठीक बात है। चलिए, अब हम बात करेंगे सोयाबीन की। और सोयाबीन की फसल को नुकसान पहुंचने की आशंका जताई गई है। सोपा ने कहा है कि 10 से 12% फसल को एमपी में नुकसान है। जो येलो मोज़ेक नाम से एक अटैक हुआ है कीट का फसल के ऊपर, उसका एक इम्पैक्ट फसल के ऊपर दिखा है। आप एमपी से ही हैं मनोज जी, क्या ग्राउंड सिचुएशन है और क्या सोयाबीन के दाम अभी और बढ़ने वाले हैं? बिल्कुल, जो लोकल जो यहाँ पेस्ट अटैक की बात की जा रही है वो भी एक रीजन है। और दूसरा हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों में जो इंटरनेशनल मार्केट में भी बढ़त देखने को मिली है, तो दोनों फैक्टर जो है यहाँ कीमतों के लिए सपोर्टिव बनते हुए दिखे। हमने देखा है कि सीबीओटी भी जो है एक बार फिर से 940 सेंट के ऊपर निकलता हुआ दिखा है। तो इंटरनेशनल मार्केट से भी कीमतों को सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। और दूसरा, जिस तरह से जो येलो मोज़ेक पेस्ट अटैक की बातें निकल कर आ रही है, तो एमपी में काफी सारे जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पे जो ग्राउंड लेवल पे खबरें निकल कर आ रही है कि वहां क्रॉप को जो है अटैक हुआ है और उसकी वजह से 10 से 20% जो है नुकसान देखने को मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा जो प्रोड्यूसर है मध्य प्रदेश, और अगर वहां 10 से 20% अगर उत्पादन में गिरावट का अंदेशा जताया जाता है, तो जो सोपा के जो आरंभिक अनुमान थे वहां पे भी जो है आने वाले समय में गिरावट देखने को मिलेगी उत्पादन में। ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। डोमेस्टिक जो पोल्ट्री सेक्टर का डिमांड है वहां पे भी जो है सुधार देखने को मिल रहा है। तो मेरा मानना है कि ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू हो सकता है। अक्टूबर वायदा में या 3900 के स्तर के आसपास रेट मिलते हैं नेक्स्ट वीक में, तो खरीदारी करें। 4060 से 4080 तक के स्तर यहाँ देखने को मिल सकते हैं। 3820 का एक यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि अभी तेजी कुछ और बाकी है। आपका क्या अनुमान है रविंद्र जी सोयाबीन में इस खबर को देखने के बाद? और दूसरी खबर यह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी तेजी आई है। अमेरिका में भी जो सोयाबीन का फ्यूचर मार्केट है वहां पर भी अच्छा खासा एक्शन हमने देखा है। तो क्या व्यू है आपका?
पॉजिटिव ही है मृत्युंजय। जैसे फंडामेंटल्स के बारे में तो मेजरली मनोज जी ने बता दिया। जो क्रॉप डैमेज कंसर्न है उसके वजह से 12 to 14% क्रॉप डैमेज होने का न्यूज़ है, तो आई थिंक उसके वजह से इंडियन मार्केट्स में पॉजिटिवनेस है। लेकिन अगर इंटरनेशनल मार्केट भी देखें, जैसे सीबॉट में हमने इस वीक में एक थ्रोबैक देखा था अराउंड 875 के आसपास, लेकिन अभी फिर से 945 के आसपास सीबॉट सोयाबीन ट्रेड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से सीबॉट सोयाबीन का जो टारगेट है वो अराउंड 980 तक जा सकता है। और अगर एनसीडीएक्स में बात करें तो एनसीडीएक्स में आई थिंक जैसे मनोज जी ने टारगेट दिया 4080 का, हमारा टारगेट भी करीब करीब वहीं पर है। 4000 एट द मैक्स इट कैन एक्सटेंड टिल 4100 4120। So any dip towards 3000 960 950 के आसपास अगर आता है तो एक बार बाई करके चल सकता है। ऊपर में जो टारगेट होगा 4080 और एट द मैक्स इट कैन एक्सटेंड टिल 4140 120। ओके, ठीक है, तो ये राय आपकी सोयाबीन के ऊपर है। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र जी आपका, मनोज जी आपका, कुणाल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि ये हफ्ता कमोडिटी मार्केट के लिए कैसा रहा और अगला हफ्ता कमोडिटी मार्केट के लिए कैसा रह सकता है।